गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अतुल कुमार, भागवत प्रसाद, अमन, सागर, पलक, पुष्कर, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। राम राम भाई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। सपना परिहार, आशु चौधरी चतुर्वेदी, माफ कीजिएगा, अंशु चतुर्वेदी, रवि सिंह, प्रिंस, दीपक खत्री, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आज से जीएस के सेगमेंट की एक नई शुरुआत होगी और उस नए सेगमेंट के अंदर मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के बारे में। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जिस तरह आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के सेगमेंट कवर करने हैं, जीएस के अंदर आपके पास एक सेगमेंट इकोनॉमिक्स का भी रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके पास जीएस है उसमें इकोनॉमिक्स के लगभग प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस भी रहेंगे और जब मेंस की बात आएगी तब उसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन पहले 5 मिनट में चाहता हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। मैं जानता हूं उन सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा कि इन सभी सवालों को जो आपको बार बार परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और वो डिस्टर्बेंस आप मुझे भी ट्रांसफर करेंगे फिर, इसलिए बेहतर है कि हम उसकी बात पहले कर लें। सभी लोग यस का कमेंट कर रहे हैं भाई, सभी। चलिए बढ़िया है, फिर तो सब कुछ परफेक्ट है। चलिए भाई, देखिए मैं क्लास की शुरुआत करूंगा, बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र कहते हैं जिसे हिंदी में, हम उसी की बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सर हमारे पास ये पूरा सिलेबस कवर होगा और इस एग्जाम्स जो हमारे सारे कवर होने वाले हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं सबसे पहले, तो आप हर एक वन डे एग्जाम, यानी कि जो तैयारी आप कर रहे हो, तो कोई भी वन डे एग्जाम जो है आप इससे कवर कर सकते हो। कि यानी एसएससी के सारे एग्जाम आप कवर कर रहे हो इसमें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एग्जाम दे रहे हो इंडिविजुअली, अगर आप कोई पुलिस का, कांस्टेबल का, रेलवे का, एसआई का अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, तो याद रखना ऑल वन डे एग्जामिनेशन, यानी यूपीएससी बेस्ड एग्जाम छोड़कर सारे के सारे वन डे एग्जाम्स के लिए आपकी यहां तैयारी हो रही है भाई। तो इसके लिए कोई अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे 5 मिनट दीजिएगा। दूसरी बात, आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा। देखो, मैं इसकी सिंगल पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, और अगर नहीं पहुंची है तो मैं पहुंचा दूंगा उसकी, कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा है मैंने, इसका पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगा। कुछ देर बाद समझिएगा ध्यान से। तो पूरा का पूरा एक सिलेबस रहेगा। अप्रॉक्स में आपसे बात करूं तो लगभग लगभग आप देखो यहां पर कि हमें 20 डिफरेंट पॉइंट्स या टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। लगभग 20 टॉपिक हमें इसके अंदर कवर करने हैं, जिससे कि इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आप बार बार पूछेंगे कि सर सिलेबस कब पूरा हो रहा है, कितनी क्लासें बाकी है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं भाई, याद रखना कि भाई लगभग लगभग मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ क्लास जो लगेंगी मेरी, वो 35 प्लस क्लास लगेंगी, यानी कि अप्रॉक्स 35 क्लास के आसपास हमारा सिलेबस जो है वो कवर होगा। इन 20 टॉपिक्स को पढ़ाने में मुझे 35 क्लासेस के अराउंड लगेंगे। अगर आप सीडीएस भी कर रहे हो तो कर सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीडीएस का आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो यहां पर, आप कहोगे कि सर पीडीएफ मिलेगी या नहीं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है इस बात को लेकर। देखो, पीडीएफ कह लीजिए या इसको पीएनजी कह लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो टाइप नोट्स में आपको नहीं दूंगा। इसके अंदर हम क्लास पीएनजी कहते हैं इसे। तो पीडीएफ या पीएनजी जो होती है क्लास वाइज, यानी कि हम जो जो क्लास करते रहेंगे, इस क्लास के अंदर हम जो कुछ बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखी हुई पूरी की पूरी जो फाइल है, इसको हम सेव करके आप तक पहुंचा देंगे। याद रखना, और जीएस की इतनी सब्जेक्ट है भाई, अलग अलग कॉपी बनाई है, तो आपका काम है भाई। अब सब्जेक्ट अगर ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है, सिलेक्शन भी चाहिए, तो फिर अच्छी नौकरी भी आपको मिलेगी। तो यहां क्लास वाइज जो भी पीडीएफ होगी वो आप तक अवेलेबल हो जाएगी भाई। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रॉपर इस्तेमाल करूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, समझेंगे बात को, और उसके बाद नोट्स भी बनाएंगे क्लास के अंदर प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा एक बात समझेंगे, देखो मैं हमेशा क्लास की शुरुआत करने से पहले 2-3 बातें जरूर कर लेता हूं आपसे। देखो, याद रखना है कि हर एक चीज जो होती है ना,
वो नॉलेज पर बेस्ड होती है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा वो तैयारी कर नहीं गया। जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया तैयारी उसने भी की है, और जिसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो डिस्क्वालीफाई हुआ, तैयारी उसने भी की थी। आप में और उसमें कुछ फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, याद रखना। और वो बहुत थोड़ा सा जो फर्क है ना, वो 1 नंबर या 2 नंबर का है। जिसका 1-2 नंबर ज्यादा है, याद रखना, वो आप कहोगे कि सर क्वालिफाई हो जाता है। जिसका 1-2 नंबर कम है वो डिस्क्वालीफाई। नॉलेज की उसमें कोई कमी नहीं है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, आपके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और मेरे साथ इस बैच में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपको चैप्टर वाइज, क्योंकि हमेशा याद रखना, मैं आपको हर एक क्लास के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराता हुआ चलूंगा, क्लास वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी कि हमारे पिछले कुछ पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन या जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों की बात करूं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स में कि आपको एक दिन में बहुत लिखना होगा। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो मैं एक दिन में 2 स्लाइड 3 स्लाइड भरूंगा बस। ऐसा भी होगा कि एक स्लाइड में ही पूरी क्लास निकल जाएगी, लेकिन उस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है आपको। क्योंकि जब आप कंसेप्ट करेंगे ना, तो उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछेंगे, तो फिर ओवरऑल आप देखेंगे भाई वहां से कि किस लैंग्वेज में सवाल पूछा गया। क्योंकि देखो, आंसर तो उसी में होगा जो हमने लिखा है बोर्ड पर, उसके बाहर नहीं होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लैंग्वेज को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है कि सवाल का आंसर कैसे करें। क्योंकि क्वेश्चन करने में ना, देखो, एक कीवर्ड होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जिसको देखकर आंसर बनता है। अगर आप वो पहचान गए तो याद रखना, तो वो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओवरऑल। तो ये ध्यान में रखना है कि उस कीवर्ड को कैसे करें, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। मींस आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा क्लास में बताता हुआ चलूंगा। जैसा मैं बोर्ड पर लिखूंगा वैसा ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना। जब लिखने को कहूं तब लिखना है। और एक आखिरी बात और सुन लीजिए, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स है, इसमें हमें फैक्ट भी करने होते हैं। अब फैक्ट क्या होते हैं सर? याद करने होते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनको सिर्फ याद करना है, मान कर ले चलना है कि ठीक है ऐसा होता होगा। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, फैक्ट को याद करना होता है। जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीखना पड़ता है। तो आपको फैक्ट भी करने हैं और कंसेप्ट भी करने हैं। क्योंकि जो छोटे एग्जाम है, जो छोटे एग्जाम लाइक रेलवे का, पुलिस का, एसएससी के एग्जाम है, उसमें बहुत बार देखते हैं कि हम फैक्ट को ज्यादा कवर करता है। लेकिन जब वो पेपर को टफ बनाना होता है, 2-4 सवाल ऐसे डाल देता है जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाले हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए याद रखना, फैक्ट और कंसेप्ट आपको दोनों करने हैं। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, और वो बात ये होगी, मेरी क्लास में स्पेसिफिकली आपको बिल्कुल पेशेंस रखना होगा। तो जो भी मैं कराऊंगा, पीवाईक्यू वगैरह, वो सारा यहां पर करूंगा नीरज भाई। और आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन एक काम आपको करना है कि आप में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने एकेडमिक में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, इससे पहले तैयारी की या नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स को कभी नहीं पढ़ा। तो अब इकोनॉमिक्स को किस तरह पढ़ना है, किस तरह सॉल्व करना है, और इसमें स्टेनोग्राफर हो जाएगा भाई, बिल्कुल नो डाउट। तो उसके लिए आपको ना बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो चीजें ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हर एक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि चीजें आपस में जुड़ी हुई चलती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम एक बार पढ़ते तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम उसको आगे पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते आगे की क्लास है, कॉन्सेप्ट पीछे का सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे रिलेट कर रहा होता है, वो उसके जुड़कर चल रहा होता है। तो इकोनॉमिक्स में बस इसी की डिमांड है। सुनिए ध्यान से, पूरी क्लास करिए, और पूरी क्लास के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कि कैसी रही आज की क्लास, कितना समझ में आया और क्या नहीं आया। वो सब कुछ मैं आप देख लूंगा। वेटेज कितना रहेगा जीएस में, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जिन एग्जाम में एसएससी के अंदर प्री होता है, भाई प्रीलिम होता है एसएससी में, तो भाई प्रीलिम्स के अंदर लगभग एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं भाई। लेकिन क्या करें कि जब आउट ऑफ 25 में बात कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में भी आपके पास लगभग जो 20 या 25, सीएचएसएल में 20 है,
और उसमें 25 है तो लगभग 3 क्वेश्चन वहां पर भी आते हैं। लेकिन भाई आप जानते हैं 3 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर, और ये 6 नंबर जो है ना ये आपके लिए बहुत है। आप ये नहीं कह सकते कि सर इतनी सारी क्लास करके जाएंगे और लगभग मेंस में ये 9 नंबर, क्योंकि वहां 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये 6 या 9 नंबर की बात नहीं है, बात है सिलेक्शन की। हर एक नंबर आपके लिए जरूरी होगा, सीपीओ वगैरह में भी। ठीक है भाई, कोई बुक की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना क्लास के अलावा। सिर्फ अगर करना है वो भी लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के टाइम पर पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं बात शुरू करता हूं। बस प्लीज जितना कम से कम हो कमेंट का इस्तेमाल करो, कमेंट बिल्कुल छोड़ दो, कुछ मत करो, बस सुनते चले जाओ ध्यान से। और लास्ट में मैं पूछना कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो। देखिए सबसे पहले मैं यही सॉल्व बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो इकोनॉमिक्स होती क्या है, जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये क्यों बना है। कोई भी सब्जेक्ट होता है, देखो क्योंकि हर चीज ना पढ़ने से नहीं आती है। कई बार आप एग्जाम में ये भी देखोगे कि कोई सवाल होगा हमारे सामने जो शायद मैंने ना पढ़ाया हो या किसी टीचर ने ना पढ़ाया हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपको ये समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, तो कई बार डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली ना पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी ना सॉल्व हो ही जाता है सर। क्योंकि उन 4 ऑप्शन को जब हमने देखा, उन ऑप्शन को देखकर हमें समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके लिए आपकी मेंटल एबिलिटी होना बहुत अच्छी जरूरी है, वो पहले डेवलप कर लीजिए। फिर कुछ चीजें जो नोट्स में से मिलेंगी सीधे सीधे वो तो 100% कॉन्फिडेंस से होंगी, और जो नोट्स में नहीं भी मिलेंगी ना फिर भी आप उनके क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। क्लासेस बेहतर तरीके से चलेंगी, लगातार चलेंगी क्लासेस, और जीएस बहुत बड़ा सेगमेंट है तो कई बार कई सारी क्लासेस भी हो जाती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, अब मैं आपके कमेंट रोक रहा हूं, कुछ देर मेरी तरफ देखेंगे। देखिए एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जब हमें किसी भी काम को करना होता है और उस काम को करने के लिए हमें साधनों की जरूरत होती है। जैसे कि बेसिकली हम बात बिजनेसेस की कर रहे हैं, बात कंपनीज की कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में करने वाले प्रोडक्शन की कर रहे हैं, तो याद रखना जनरली हमें 4 साधन चाहिए होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी कि भूमि चाहिए, कोई भी जमीन चाहिए, कोई भी एरिया चाहिए जहां पर हम खेती कर सकें या इंडस्ट्री लगा सकें या अपना इंस्टीट्यूट बना सकें, बैंक बना सकें। तो कोई भी जमीन चाहिए, कोई भी लेबर, मजदूर, आदमी, व्यक्ति जो उसको काम को कर सके, उस मशीन को चला सके, वो सर्विस दे सके, वो खेती कर सके। तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए, उस पैसे से मजदूर को दिया जाएगा, उस पैसे से मटेरियल खरीदा जाएगा, उस पैसे से मशीनरी को खरीदा जाएगा, और उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर यानी रिस्क लेने के लिए वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है वो चाहिए। अब ये 4 साधन है जिनको हम संसाधन कहते हैं एक्चुअल में। ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो एलॉन मस्क हो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका हो दुनिया का सबसे ताकतवर देश, लेकिन संसाधन सबके पास लिमिटेड होंगे, सीमित होंगे। यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास असीमित संसाधन हो। जितने भी हैं, जिसके पास 10 रुपए हैं वो भी सीमित है, 10 लाख रुपए वो भी सीमित है, 10 करोड़ हो जाए तो भी सीमित है। वो जितने भी हैं दुनिया की हर चीज नहीं खरीद सकते, यानी संसाधन सीमित होते हैं। ये बात कंफर्म हो गई 100%। लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, एक इंसान के जीवन का कोई अंत नहीं होता, याद रखना। वो हमेशा एक इच्छा पूरी करेगा तो दूसरी शुरू होगी, उसके बाद तीसरी इच्छा होगी। अगर वो गरीब है तो उसकी इच्छा जो चीज खरीदने की है, अमीर होने के बाद और कोई इच्छा करने लगेगा वो। यानी इंसान की इच्छाओं का, आवश्यकताओं का कोई भी अंत नहीं होता। ये 2 ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक्स का पूरा आधार तैयार करती हैं। इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन जो उनको पूरा करेंगे वो सीमित हैं। अब अपने संसाधनों को मैं किस तरह इस्तेमाल करूं जिससे मेरी सारी जरूरतों को मैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सकूं। मान लीजिए मैं ग्राहक हूं, दुकान पर जाऊं खरीदने के लिए, मेरी जेब में जो पैसा मैं चाहता हूं कि उस पैसे को वहां खरीदूं, खर्च करूं, वो सामान खरीदूं जो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करे,
क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं खरीद सकता, दुनिया की हर चीज नहीं खरीद सकता। मुझे जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगी मैं वो चीज खरीदूंगा। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करने लगूं, तो मैं चाहूंगा अपना पैसा वहां लगाऊं जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे, वो कारोबार करूं, वो नौकरी करूं जहां मुझे ज्यादा पैसा मिले। अगर मान लीजिए मैं घर का लीडर हूं, मैं देश का लीडर हूं, मैं राज्य का लीडर हूं, देश का प्रधानमंत्री जो बन जाएगा वो चाहेगा देश का पैसा वहां लगाया जाए जिससे देश के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। 100% कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम करने की कोशिश हम करेंगे। कंज्यूमर ग्राहक है तो भी मैक्सिमम चाहेगा, प्रोड्यूसर है वो भी चाहेगा मैक्सिमम हो, सरकार है वो भी चाहेगी मैक्सिमम हो, लेकिन संसाधन सबके पास सीमित है। ये सोचिए जरा ध्यान से, हमारे देश की सरकार इतनी बड़ी है, हमारा देश इतना बड़ा है, और हमारे देश का एक साल का बजट है लगभग 48 लाख करोड़ रुपए। 48 लाख करोड़ रुपीस इस साल सरकार ने बजट बनाया है। लेकिन फिर भी सरकार ये नहीं कह सकती हम सारी जरूरतें इसमें पूरी कर लेंगे। वो यही कहेगी हम अपने बजट को अच्छे से अच्छा बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर मैं पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्यों आई दुनिया के अंदर, रीजन दीजिए इकोनॉमिक्स के आने का, तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स आने की जो वजह है, मैं पहले वहां से शुरू कर रहा हूं बात को, फिर बताऊंगा इकोनॉमिक्स में क्या करोगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे आज का, आप मेरे साथ नोट करोगे। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट लिखेंगे, वाई इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण। क्या कारण? बिल्कुल ऐसे लिखिएगा नोट्स में, जैसे मैं बोर्ड पर लिखूंगा वैसे आप नोट्स बनाओगे, लेकिन समझ कर। मैं फिर कह रहा हूं जल्दीबाजी नहीं करनी हमारी क्लास में, ठीक है? एक बार ऐसा पढ़ना है कि लाइफ में पढ़ना ना पड़े, जो एग्जाम है देते चले जाओ, काम हो जाएगा फिर। तो आप ये कह सकते हो कि सर इसकी वजह यह है कि हम सभी के पास जो भी संसाधन है, रिसोर्स कैसे है भाई? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या होते हैं मैं वो भी बताऊंगा जनरली। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स हैं। यानी सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं। सीमित संसाधन है और असीमित इच्छाएं, पूरा हो जाएगा। सारे टॉपिक की सिलेबस दे रहा हूं भाई, मैं पूरा सिलेबस दे रहा हूं, पूरे टॉपिक दे रहा हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। अच्छा, इसी को मैं ये भी कह सकता हूं सर, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक या स्केयरसिटी। देखो एग्जाम में यही होता है ना, ऑप्शंस में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। लैक या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस बात को हम ये भी कह सकते हैं सर संसाधनों की कमी या संसाधनों की दुर्लभता। संसाधनों की कमी या दुर्लभता, यानी संसाधन कम है किसके मुकाबले? इच्छाओं के मुकाबले। संसाधन कम है, इस वजह से मुझे इकोनॉमिक्स करनी पड़ती है, इकोनॉमिक्स आई है। अभी बताऊंगा आगे। या ये भी कह सकता हूं वेरियस या ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कोई भी संसाधन के बहुत सारे उपयोग हैं, इसलिए मैं सारी जगह उपयोग नहीं कर सकता, कोई एक जगह। जैसे मैंने कहा मेरे पास पैसा है, अब मैं उससे 10 तरह के बिजनेस कर सकता हूं, तो मुझे कोई एक ही करना है ना, बाकी तो छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे से लिखना, वेरियस या अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ये भी एक वजह बन सकती है इसकी। यानी संसाधनों के विभिन्न या वैकल्पिक उपयोग। जब किसी चीज के बहुत सारे उपयोग होंगे तो आप उसका इस्तेमाल सब जगह नहीं कर सकते, इसीलिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वजह से इकोनॉमिक्स आई है।
बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल रुद्राक्ष पांडा भाई, बिल्कुल आपका कमेंट आ चुका और मैंने देख लिया। आराम से इस नोट्स को बनाइएगा साथ में, ठीक है, साथ में नोट्स बनाइएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से लिख लीजिए इसे। संसाधन सीमित है या संसाधन कम है, दुर्लभ है, ये संसाधनों के बहुत सारे उपयोग है, यानी किसी एक चीज का इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, अब बनाना शुरू कर दीजिए। पहला टॉपिक पॉइंट लिख दीजिए। आज का चैप्टर का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका था। हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप टॉपिक डालना चाहते तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। चलिए, डन है सर यहां तक। अब देखो, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई। सवाल ये होगा मन में कि सर ये रिसोर्स क्या होता है, जिसे आप बोल रहे हैं कि संसाधन होता है, एक्चुअल में इस संसाधन वर्ड का मतलब क्या होगा। देखो ध्यान से सुनो। जब हम ये कह रहे हैं ना, कोई भी चीज है और उसके संसाधन है, तो जैसे मैंने कहा एक जमीन है, वो भी मेरे लिए एक संसाधन है, क्योंकि भाई उस जमीन पर मैं काम करूंगा। तो याद रखना, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, जो मैंने कहा लिमिटेड है, बहुत ध्यान से सुनना, तो हमारे संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो संसाधन में जैसे आप कहोगे सर, एक हो गया हमारा जमीन। जो जमीन है मैं इसे कहूंगा नेचुरल रिसोर्स। पहले समझना बात को। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है प्राकृतिक संसाधन, जो हमें किसने दिए, प्रकृति ने दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होगा भाई, आप सभी लाइव है, इससे क्या फर्क पड़ता है आप लाइव है या नहीं। ठीक है, आपको बस क्लास लाइव चल रही है ना आपकी, ठीक है, इस तरह से करिए भाई ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, सोच के बताइए मुझे। आप कहोगे सर जैसे कि हमारे पास जमीन है, भूमि है, ये हमें प्रकृति ने दी है, ये प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि पानी है, समुद्र में है, नदियों में है, तालाब और कुएं में है, ये पानी जो है ये नेचुरल रिसोर्स है। जो वाटर है, जो पानी है, जल है, ये नेचुरल रिसोर्स है। ये जो पेड़ पौधे हमारे हैं, ये जो पहाड़ पर्वत हमारे हैं, मैं लिखवाता हूं दोबारा से, तो ये क्या है, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है। बात को समझिए। इसी तरह से अगर मैं कहूं, हमारे पास एक होता है मैनमेड रिसोर्स। समझ ले पहले बात को। ये मैनमेड रिसोर्स क्या होता है, जब मैं ये कहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो संसाधन का काम करती है लेकिन इंसान ने बनाई है, मानव ने बनाई है, को क्या लगता है भाई, जो इंसान बना रहा है उसे क्या बोलूंगा मैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे अब इंसान ने क्या बनाया है, प्रकृति ने हमें जमीन, हवा, पानी दी है, लेकिन एक इंसान ने क्या बनाया है सोचिए, तो इंसान ने मशीन को बनाया है। ये जितनी भी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी इंसानों की बनाई हुई है। ये भी तो एक संसाधन है, इसका भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना भाई। ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तकनीक कौन बना रहा है सर, इंसान बना रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इंसान की बनाई हुई है, ये भी एक संसाधन है। बहुत हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, एक हमारा संसाधन होता है जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं, यानी कि वित्तीय संसाधन कहते हैं। अब वित्तीय संसाधन का क्या मतलब, वित्त मतलब होता है पैसा, वित्तीय संसाधन का मतलब क्या है, हमारा पैसा।
जो भी पैसा हम लगा रहे हैं कारोबार में, बिजनेस के अंदर, यानी जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा हम लगा रहे हैं मशीन के अंदर, पूंजी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कारोबार में पैसे का, ये हमारा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल रिसोर्स कहलाएगा। और इस काम को करने वाले जो इंसान हैं, जो इंसान इस काम को कर रहे होंगे, उन्हें आप कहोगे ह्यूमन रिसोर्स हो जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो मानव संसाधन कहलाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। मानव संसाधन का क्या मतलब है? कि जैसे कि हमारे पास जो लेबर है, जो काम करेगी, वो इंसान, वो लेबर, वो हमारी श्रमिक, वो हमारे देश की जनसंख्या हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा। अब इस प्रकार से आप देखोगे कि किसी भी काम को करने के लिए ना हमें 4 साधन की जरूरत पड़ती है। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। सर पहाड़ का क्या उपयोग है मेरे भाई? पहाड़ों का बहुत उपयोग है, आप देखो ध्यान से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेरिंग होती है, पहाड़ों से पत्थरों को निकाला जाता है, पहाड़ों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और अभी आप देखेंगे कि उसके बारे में ज्योग्राफिकली जब पढ़ेंगे कि पहाड़ का, जो हमारे माउंटेन्स वगैरह, उनका क्या यूज हो सकता है, तो उससे आपको इकोनॉमी का कंसेप्ट भी समझ में आएगा ज्योग्राफी की क्लास में। तो आपने कहा ये 4 तरीके से हमारे पास रिसोर्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था संसाधन जितने भी होंगे वो सीमित होंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको डन कर लीजिए। अगर किसी का भी रह गया है तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किस लिए हुआ था। चलिए डन है भाई, यहां तक सभी का लगभग। स्लाइड 1 थी ये हमारी, जो डन होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ये डन है भाई सभी का। अगर किसी का रह गया तो, और ये दूसरा वाला डन कर लीजिए। तो हमारे संसाधन क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्स होंगे, मैन मेड रिसोर्स होंगे, फाइनेंशियल भी होंगे और ह्यूमन रिसोर्स भी होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड को डन करिए और डन 2 का कमेंट करिए। नोट्स बहुत अच्छे बनाइएगा, साफ साफ बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत ना हो। वित्तीय संसाधन मतलब वित्त, वित्त कहते हैं पैसा। जो पैसा हम लगा रहे हैं कारोबार बिजनेस में, पैसा लगा रहे हैं, उसको फाइनेंशियल रिसोर्स बोलेंगे, संसाधन। जैसे अमेरिका के फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश में नहीं है। मतलब बांग्लादेश गरीब है पैसे में, अमेरिका अमीर है। तो ये 3 ऑप्शन। चलिए ये सब एक ही है। और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्स जिसमें हम कहते हैं कैपिटल या इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है, ये एक ही डिफाइन करता है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। तो सवाल ये आया कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है संसाधनों के कम होने से। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या कहती है? देखो बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको रट कर नहीं जाना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आए आपके सामने, आपको ध्यान से देखना है। तो क्या होगा सर? आप कहोगे सर इकोनॉमिक्स को जरा डिफाइन कर दीजिए। कैसे होगी? अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती है? इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूं, अगर मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखूं, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ लिखूं, परिभाषा लिखूं, तो क्या बन सकता है? देखो मैं ये कह सकता हूं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जितने भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं। भाई हर देश क्या चाहता है आप मुझे बताओ। अब आप क्या चाहते हो इससे ये बताओ सोचकर। तो आप ये कहोगे सर हम ये चाहते हैं। अभी मेरी पहली क्लास है, मुझे पढ़ाने दीजिए आज। अभी कोई इतना डाउट नहीं आपके पास, अभी इतना कुछ ऐसा इशू नहीं बन रहा है आपके पास। अभी पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं ना कि भाई आपके सामने जो टीचर खड़ा है ना, उसका एक्सपीरियंस शायद आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है उससे भी ज्यादा है। और जितने भी टीचर खड़े हैं ना वो सारे हैं। तो आप इग्नोर नहीं कर रहे हम आपको, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे बस सिर्फ एक लाइन में कि भाई मुझे पता है आपके डाउट कहां कहां हो सकते हैं।
क्या क्या क्वेरी आपके माइंड में हो सकती है। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्लास में रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को, 90% आपके डाउट जो है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे क्लास के आगे चलते चलते। इससे ये पता चलेगा भाई कि जो 10% बच गए हमें उसको पूछने की जरूरत पड़ेगी, वरना पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं इस फील्ड में, 2024-25 ही कह लीजिए, अब तो 13 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है आपके डाउट कहां कहां आ सकते हैं। प्लीज उसको कोऑपरेट कीजिए, बहुत आराम से चलिए। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये है कि हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी क्या सोच रही है कि उसके जो संसाधन जो सीमित हैं उनका वो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करे। भाई इकोनॉमिक्स को हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब है सर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधन है उनको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। संसाधनों का प्रबंधन करना। तो जो संसाधन है ना उनको प्रबंधन किया जाए, क्योंकि जब प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो वो अच्छा इस्तेमाल होगा। अगर अच्छा इस्तेमाल होगा तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, है ना भाई। ये कह सकते हैं सर। तो संसाधनों का प्रबंधन करना जो होगा, ये आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो। अच्छा, मैं कहूं जी ऐसे भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो ध्यान से कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम रिसोर्स का वो बेहतर से बेहतर करें, यानी ऑप्टिमम, वर्ड्स को ध्यान से देखिए, या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो संसाधन है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो क्या करें, अच्छी तरीके से करें। देखो कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो संसाधन इस्तेमाल नहीं करता, हर कोई करता है, लेकिन जो अच्छी तरह करता है उसको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसलिए कई बार समझ में आए ना आए, लेकिन पढ़िए ध्यान से। मैं कहता हूं आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। समझ में आएगा, कोशिश करते रहोगे, नहीं करोगे कभी नहीं आएगा। संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो संसाधन है हम उसको क्या करना है, अच्छी तरीका से उपयोग करना है, उसको मैनेजमेंट करना भी। इसका मैं ये भी मतलब बता सकता हूं कि जितने ऑल्टरनेट हमारे पास हैं उन सारे ऑल्टरनेट में चीजों को बेहतर तरीके से सेलेक्ट करना, सिलेक्शन या चॉइस करना ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट। अब मैंने आपको क्या बताया, बताओ कि सर हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत सारे उपयोग है संसाधनों के, लेकिन अब हम कोई भी चीज का इस्तेमाल एक ही जगह कर सकते हैं। कोई भी चीज है, अब पैसा है उसको निवेश करना है, किसी एक कारोबार में ही कर सकता हूं। तो मैं क्या सोचूंगा बताओ कि अगर मेरे पास इस चीज के 10 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन ढूंढूं मैं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। हर कोई यही तो चाहता है ना भाई। आपने अगर यहां ज्वाइन किया है, इस विश्वास पे ज्वाइन किया है ना कि ये सबसे बेस्ट होगा और हमारा सिलेक्शन यहां से होगा, ऑप्शन तो आपके पास भी बहुत सारे थे, तो कहीं से भी कर सकते थे। तो कहने का अर्थ यह है जो भी विकल्प आपके हैं उनमें से सबसे अच्छा चुनना चाहते हो आप, सबसे अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हो आप, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, सबसे उत्तम विकल्प जो है उसका चयन करना चाहते हो। या मैं कह सकता हूं इस बात को और ध्यान से समझो कि सर हमारे पास जो भी है, यानी अब मान लीजिए मेरे पास जो भी संसाधन है, मुझे उसको अपनी सारी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बांटना है। जैसे एग्जांपल सोचो, मेरी सैलरी आती है जब, अब मुझे पता है कि मेरी सैलरी आ चुकी है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, मुझे इसमें से अपने खाने पीने के भी खर्चे करने हैं, ठीक है, इसी में अपने घर का किराया भी देना है, इसी पैसे में बिजली का बिल भी देना है, मोबाइल का भी रिचार्ज कराना इसी पैसे में, इसी पैसे में अगर फैमिली में और मेंबर हैं, बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी है, इसी में अगर बीमार हो गया तो इलाज भी कराना है, कहीं दोस्त रिश्तेदार मेहमान आ गए तो उनके लिए एक्स्ट्रा खर्चे भी करने हैं, इसी पैसे से घूमने भी जाना है। अब पैसा यही है, अब चीजें बहुत हैं। अब जो 10,000 वाला है वो 10,000 के हिसाब से सारे खर्चे करेगा, जो 1 लाख कमा रहा है वो 1 लाख के हिसाब से करेगा। बोलो हाँ या ना भाई। आपके परिवार में आपके माता पिता जो भी कमा रहे हैं, भाई उनको ये पता है ना भाई इस महीने इतनी सैलरी आएगी, हमें इस काम में ये लगाना है पैसा,
तो मैं ये कह सकता हूं, तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करना, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं, बेटर तरीके से अपने संसाधनों को अलग अलग चीजों में बांटना। बेटर एलोकेशन, मैं सारे वर्ड यूज कर रहा हूं इसीलिए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का बेहतर वितरण करना, यानी संसाधनों को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतर तरीके से बांटना। देखो हर जगह एक ही वर्ड आप नजर आ रहा है कि चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अब जो देश या जो कंपनी अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करेगी वो प्रॉफिट में रहेगी, वो देश डेवलप करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल समझो, भारत और पाकिस्तान और चाइना, चलो तीनों ले लेते हैं हम। अब जरा तीनों को कंपेयर करो, तीनों लगभग एक साथ बने, मींस इंडिपेंडेंट के टाइम तीनों एक साथ थे, एक जैसी सिचुएशन में थे, संसाधनों सबके पास थे, लेकिन उनका इस्तेमाल देखो, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर पाया संसाधनों का यूज, आज वो बहुत पीछे है। इंडिया ने किया, बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन बहुत खराब नहीं किया। इंडिया ने संसाधनों का इस्तेमाल मॉडरेट तरीके से किया। इंडिया अब सुपर पावर बनने जा रहा है लेकिन अब तक मॉडरेट में है। चाइना ने हमसे भी बेहतर तरीके से उपयोग किया। संसाधन का उपयोग सब ने किया, किसी ने बेहतर किया किसी ने नहीं किया। चाइना ने और ज्यादा बेहतर किया हमसे, आज चाइना अमेरिका की टक्कर में है, बराबर में है। यानी संसाधन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेहतर तरीके से करना। भाई मैं सारी बात बताऊंगा, राजकुमार फादर कौन है वो भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप इंतजार तो कीजिए ना। भाई 15 मिनट की क्लास हो और आप सब कुछ पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑटोमेटिक आपके सवालों के जवाब देता चलूंगा और एंड में वक्त दूंगा आपको क्लास का। आपने कहा जी ये इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स को जब हम लिखेंगे तो हम इसमें से कोई भी बात आ सकती है एग्जाम में, या इसके अलावा भी आ सकती है, तो भी हो सकता है। बेहतर तरीके से करने का मतलब है बर्बाद कम से कम करना, वेस्टेज ना हो, उसकी सही जगह उपयोग हो, वो होता है। इसको नोट कर लीजिए, ये थर्ड स्लाइड है, इसको नोट कर लीजिए। इसको एक बार नोट कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, वीओडी से भी हो जाएगा। वेरी वेरी, बहुत बढ़िया। तो बेटर तरीके से बांटना है, अच्छी तरीके से चुनना है, संसाधनों का उपयोग में मतलब बढ़िया करके करना है चीजों को। यही इकोनॉमिक्स है, यही सिखाती है कब क्या करना है। चलिए थैंक यू भाई, वेरी गुड। लिखिए डन 3, तीसरा डन होना चाहिए, थर्ड डन होना चाहिए, डन 3 होना चाहिए। देखना पड़ेगा रोहित मुझे। बिल्कुल हो गया गुरुजी, बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब उसी से देता हूं। सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है सबने लिख लिया, मैं नोट्स भी दूंगा, अगर किसी का गलती से रह जाए ना तो नोट्स भी दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है भाई। चलो, अब आपने पूछा कि सर एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया और इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, ये भी मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। अब जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये आया कहां से? भाई देखो, कोई संस्कृत से आता है, कोई ग्रीक से आता है, कोई इंग्लिश में आता है, कोई फ्रेंच से लिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ध्यान से सुनना भाई, लिखने पे फोकस ना हो बस, आपका मैं एक ही उम्मीद कर रहा हूं आपसे, फोकस समझने पर हो, लिखने का टाइम और ले लेना मुझसे। ये कहां से लिया गया देखो, तो जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये हुआ है ग्रीक भाषा से, यूनानी भाषा से। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है।
अच्छा, एक शब्द है यूनान की भाषा में, ओइकोनोमिया। कौन सा शब्द है? ओइकोनोमिया या ओइकोनोमोस भी लिखते हैं, ओइकोनोमिया भी लिखते हैं। ये ग्रीक भाषा का वो शब्द है जिससे इकोनॉमिक्स वर्ड बना है, मतलब इसी का प्रोनाउंसिएशन है, जिसमें एक शब्द है ओइको और एक है नोमिया। ओइको वर्ड का मतलब होता है घर। ओइको वर्ड का मतलब होता है घर या ग्रह। नोमिया वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट। रूल्स, लॉज, मतलब इनकी भाषा में ये इसका मतलब है प्रबंधन, नियम, कानून, मतलब कुछ इस प्रकार का वर्ड है ये, मतलब किसी चीज के लिए। तो सवाल ये बनता है, लिटरली मीनिंग ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, वैसे तो बहुत मीनिंग है, लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी में क्या है इसका अर्थ? अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वर्ड तो ये इकोनॉमिक्स था ना, अर्थशास्त्र तो हमने बोला हिंदी में उसे, इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ, यानी इसके शब्दों का अर्थ क्या है बताओ। शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? शब्दों का अर्थ। चलो सोच के बताओ, अगर मैंने कहा इकोनॉमिक्स के बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आप बना सकते हो, लेकिन शब्दों का अर्थ तो एक ही रहेगा ना, शब्द का अर्थ तो नहीं बदल जाएगा सर। शब्दों का अर्थ क्या है वो बताओ। तो आपने कहा सर शब्दों का अर्थ बना घर और मैनेजमेंट। इसके लिए कॉमन वर्ड बनता है हाउस होल्ड। ये हो गया हाउस होल्ड और ये वर्ड हो गया मैनेजमेंट। तो इसके शब्दों का अर्थ क्या है? तो आपने देखा ना, फिर से बात मैनेजमेंट करने की आ गई सर। यानी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की एक ब्रांच हो सकती है, इसे कहते हैं गृहस्थ प्रबंधन। नहीं भाई, प्रियेंद्र, हेल्प हो जाएगी, ये कह सकते हो, हेल्प हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर तो नहीं है ना उसके लिए। तो इसलिए अगर पूछे कि इकोनॉमिक्स वर्ड के बारे में, तो क्या याद करेंगे? इसका मतलब जो बनेगा, इसका एग्जैक्ट वर्ड जो बनेगा, उसके बाद उसका मतलब जो बनेगा, ये दोनों। एक आखिरी बात और बता रहा हूं आज के लिए, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में जो पढ़ाया उसके हिसाब से, ठीक। ये है आज की चौथी स्लाइड, डन फोर होना चाहिए। थोड़ा सा ही लिखा है मैंने, डन फोर कर दीजिएगा इससे। चलिए, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, पैसा आपका है, आप चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है ये, आप कुछ भी एज्यूम कर लें, नोट्स खुद बनाएं। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना, तो भाई ऐसे नोट्स तो मार्केट में भी मिलते हैं, वहां से खरीद लो। ऐसा किताबों में सारा कुछ मैं कोई अलग से थोड़ी पढ़ा रहा हूं, किताबों में से ढूंढ के पढ़ा रहा हूं, वो कोई किताब लेके पढ़ लो, नहीं भाई। नोट्स बनाओ। अगर रिजल्ट चाहते हो, पैसे से रिजल्ट नहीं आता, प्रिंट निकाल लोगे, पैसा खर्च कर लोगे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल मैं कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखो, एक सवाल ये आएगा कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना गया है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बात एक ही है। इकोनॉमिक्स का फादर या मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना, वो मॉडर्न ही पढ़ते हैं, उससे पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता।
अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। जनक या पिता कौन होगा? तो क्या नाम दोगे? आपको नाम याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। अच्छा, जो एडम स्मिथ हैं ये स्कॉटलैंड देश के हैं, और स्कॉटलैंड देश जो है वो यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, किंगडम में आता है। अच्छा, ये जो एडम स्मिथ है इनकी कुछ किताबें हैं, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कुछ किताबों के नाम देकर कि ये किताब किसकी है। जैसे तो एडम स्मिथ की एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप जानते हो सारी किताबें नहीं बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको 8-10 किताबें पूरी ओवरऑल सिलेबस में मिलेंगी। एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, एक दूसरी किताब है द इनविजिबल हैंड्स। ये दो याद कर लो तो भी काम है, क्योंकि एडम स्मिथ की दो किताबें ही फेमस हैं सबसे ज्यादा। द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है इनकी, और एक किताब है द इनविजिबल हैंड्स। ये दोनों एडम स्मिथ की, और एडम स्मिथ की एक स्टेटमेंट है, वो भी याद रखना। एक स्टेटमेंट है एडम स्मिथ की, और वो कथन क्या है एडम स्मिथ का? वो ये कहते हैं, इकोनॉमिक्स की परिभाषा उन्होंने क्या की है, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम उन चीजों की बात करते हैं ना जो मनी रिलेटेड है। अर्थशास्त्र धन का या संपत्ति का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? आपने कहा जी धन का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। तो कौन सी चीजों की स्टडी करते हैं इसमें? हम धन की स्टडी करते हैं, मनी की बात करते हैं, क्योंकि वेल्थ या मनी जो धन या संपत्ति है उसके बारे में वर्ड यूज किया गया है, तो इसलिए आप इसको धन का या संपत्ति का। का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट है एडम स्मिथ की। अब मैं आपसे कहूंगा भाई कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी रखेंगे हम, अब मैं आपसे जो सवाल करूंगा बस उन सवालों के जवाब आप मुझे दोगे, कि कोई भी सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना। बुक में ये तो आता रहता है, एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आता रहता है कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आया था। चलो प्रैक्टिस पे आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो, स्लाइड आखिरी में दिखाऊंगा। कोई डाउट क्वेरी हो वो पूछना। ओइकोनोमिया मीन्स, मैनेजमेंट ऑफ ए रीजन, मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी, मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। कोई बुक नहीं पढ़नी भाई, कोई किताब नहीं पढ़नी। तो जवाब होगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ। किसे कहा गया है? एडम स्मिथ।
हम अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं? अब जरा पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में क्या स्टडी करते हैं? देखो, यहां स्टूडेंट दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। स्वाति, सौरभ, एवरीवन, सबको पता है ए और बी तो नहीं होगा, ये तो मैं भी बताता हूं। चलो, ए भी नहीं होगा। अब वो सोचते हैं अभाव की समस्या को खत्म करना या विकल्प का चयन करना। अब मुझे बताना, आपने इकोनॉमिक्स में क्या सीखा? चयन करना है या अभाव यानी कमी की समस्या दूर करना? मैंने क्या बताया था? कमी की समस्या कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि जो कमी है वो तो अमेरिका में भी है, एलॉन मस्क के पास भी है कमी की समस्या। मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास कमी है, वो तो सबके पास है, और उस कमी के कारण हमें क्या करना पड़ता है? हमें विकल्प चुनना पड़ता है, हमें किसी को चुनना पड़ता है, किसी को छोड़ना पड़ता है। यानी इसका राइट आंसर डी होगा, सी नहीं भाई। मुझे बताओ ना, अभाव की समस्या को खत्म कौन कर पाया आज तक? मैंने कहा जब तक जीवन रहेगा समस्या रहेगी, वो नहीं खत्म होगी। ध्यान रखना है, गलतियां होने हो जाने दीजिए, गलतियों से सीखने को मिलता है। क्लास में क्वेश्चन करने से आपको ये तो पता चला ना कि एग्जाम में अगर आए तो अब गलत नहीं होगा, कम से कम अब ठीक हो जाएगा। क्लास में गलती कितनी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सारी अलाउड है भाई। अभाव की समस्या क्यों होती है बताओ? क्लास होगी, रेगुलर होगी, कोई गलती हो जा होने दीजिए, बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, जो पूरी फाइल सेव होगी उसमें क्वेश्चन भी ऐड होंगे। एलोकेशन का मतलब है बांटना, मतलब अलग अलग चीजों में करना। जैसे देश का बजट है, उसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बांटना होता है हिंदी में। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है क्योंकि हर इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म है। अर्थशास्त्र किसके संबंध करता है, किसके अध्ययन करता है? व्यक्ति के बारे में अध्ययन करता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, या धन के बारे में? किसकी स्टडी करता है बताओ? तो अर्थशास्त्र करता है धन की, मुख्य तौर पे धन की। वो धन व्यक्ति का हो, धन समाज का हो, धन देश का हो, धन कंपनी का हो, होना धन चाहिए। बात पैसे की होनी चाहिए, बात मनी की होनी चाहिए, उसकी बात करता है। हमें चयन क्यों करना पड़ता है? सोचना, मतलब कोई भी आंसर करना, ऐसा नहीं कि एबीसीडी कुछ भी बोल दिया। सोचना कि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने बताया मुख्य तौर पर व्यक्ति हो या समाज हो या देश हो या राज्य हो, होगा मनी से रिलेटेड। अर्थ एडम स्मिथ ने भी तो कहा था ना, साइंस ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ मनी। सोचकर जवाब आराम से देना है, पहले पढ़ना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो लगे कि ये पॉसिबल है फिर सोचो उसमें एक बार, वक्त लगने दीजिए। नो भाई, कोई भी इकोनॉमी स्पेशल बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आपको। तो आपने कहा संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, मतलब एक से ज्यादा उपयोग है, और ये बात मैंने लिखवाई भी थी। जब बहुत सारे उपयोग हैं तो मुझे कहीं एक करना है और एक जगह छोड़ना पड़ेगा। भाई बहुत सारे उपयोग है तो कहीं करूंगा कहीं छोड़ दूंगा, इसीलिए मुझे चयन करना पड़ेगा।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो और सोच के जवाब दो। प्रमुख समस्या क्या है इकोनॉमिक्स की? सबसे पहली बड़ी जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स की? यह सोचना है कि बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन पहली क्या है? सारी बातें होंगी, पहली क्या है? सर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, समस्या तो है ना। तो कहोगे चयन करना सबसे प्रमुख समस्या है। चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने कहा जी हर चीज बाद में, गरीबी बाद में, बेरोजगारी बाद में, लेकिन सबसे पहली जरूरत यह है कि हमें चयन करना होता है। क्योंकि चयन करेंगे, संसाधनों का उपयोग करेंगे तो बाकी बाद में होगी। गरीबी होगी बाद में, बेरोजगारी होगी बाद में, चॉइस करना सबसे पहले जरूरी है। यह है क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे में कराता रहूंगा लगभग थोड़े थोड़े हर क्लास में, पढ़ाता रहूंगा, क्वेश्चन कराता रहूंगा। अब मुझे बताइए कि जिनको जीरो इकोनॉमिक्स थी, जिनकी मतलब जिनको लग रहा था हमसे हो भी नहीं पाएगा, टिपिकल होगा, कुछ भी आया, अगर क्लास का 50% भी आया उनको समझ में, रिवीजन करके आना, अगली क्लास में और आ जाएगा, आएगा जरूर, ये कंफर्म है। डन चाहिए मुझे सबका, और कमेंट भी चाहिए। और जो क्वेश्चन मैंने कराए क्लास में अभी, क्योंकि अभी मैं सारे कराऊंगा धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे आएंगे सारे पॉइंट। जो क्वेश्चन मैंने करा दिए क्लास में, ठीक है, यस कह दो एक बार। भाई बिना किए तो कुछ नहीं होगा, बिना किए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये आज की क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।